नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल माई टू फॉर यू में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का विषय है पलायन। तो सबसे पहले पलायन होता क्या है? अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहता है, चाहे वजह कोई भी हो, नौकरी या फिर पढ़ाई लिखाई, जो भी वजह हो, तो इसे हम पलायन कहते हैं। ये एक व्यक्ति भी जाकर दूसरी जगह रहता हो, या फिर कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने के लिए जाएं, या फिर एक बहुत बड़ी जनसंख्या या पूरा का पूरा गांव एक जगह से दूसरी जगह, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एक जाति या फिर कोई एक समाज के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने के लिए जाते हैं, तो वो पलायन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम सबसे बड़ा उदाहरण लेंगे, तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो शायद दुनिया का और सदी का सबसे बड़ा पलायन था। तो जब कुछ हिंदुस्तान से कुछ लोग पाकिस्तान रहने गए, पाकिस्तान से कुछ लोग हिंदुस्तान रहने आए, तो ये पलायन था। और उसके बाद अगर सबसे बड़ा पलायन अगर हम उदाहरण के तौर पे लें, तो कोरोना काल में जब लोगों की नौकरियां गईं, उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। जो लोग अपने गांव से दूर दराज बड़े बड़े शहरों में नौकरियां कर रहे थे, तो वो लौटने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय जो पलायन हुआ, वो 1947 के बाद का सबसे बड़ा पलायन था, क्योंकि वो वहाँ रह नहीं पा रहे थे। पैसे की तंगी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर, इन सब बातों को लेकर। पलायन आखिर करना क्यों पड़ता है हम लोगों को? तो उसके लिए अगर हम शुरुआत में चलते हैं, सबसे पहले जब हमारा जन्म हुआ किसी गांव में, तो हम प्राथमिक शिक्षा के लिए हम गांव में किसी स्कूल में जाते हैं। फिर उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के बाद उसके बाद की उच्च स्तरीय शिक्षा अगर 10वीं या 12वीं तक चाहिए, तो गांव में स्कूल नहीं है। तो 12वीं की शिक्षा के लिए हमें बड़े शहर जाना होता है। तो हमारी पलायन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है कि हम सुबह उठकर बड़े शहर में स्कूल जा रहे हैं। 1 या 2 घंटे का समय लग रहा है, कभी कभी तो ज़्यादा भी लगता है। बहुत से लोगों को नदी पार करके जाना होता है, और कई तरह की दिक्कतें आती हैं। फिर वहाँ पढ़ाई करके फिर लौट कर आते हैं। जब हम 12वीं कर लेते हैं, तो हमें और उच्च स्तर की शिक्षा के लिए हमें मेट्रो सिटीज़ में जाना होता है, बड़े शहरों में जाना होता है। मान लीजिए ग्रेजुएशन करना है, मास्टर डिग्री करनी है, या प्रोफेशनल कोर्स करना है, या डॉक्टरेट करना है, तो उसके लिए हमें बड़े शहर में जाना होता है। जब हम एक बार डॉक्टरेट या अपना प्रोफेशनल कोर्स जो भी ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर नौकरी की बात आती है। फिर नौकरी के लिए जाहिर सी बात है, हमें मेट्रो शहर में ही रहना होगा, मेट्रो सिटीज़ में ही रहना होगा, या बड़े शहर में ही रहना होगा, क्योंकि हमारे छोटे शहरों में जॉब नहीं है। जॉब है तो सैलरी नहीं है, और भी कई तरह के क्राइटेरियाज़ हैं जिनकी वजह से छोटे शहरों में उस तरह के ऑफिसेज़ नहीं है जहां हम जॉब कर सकें। तो हमें वहाँ से छोटे शहर से पलायन करना पड़ता है, बड़े शहरों में आना पड़ता है। तो बड़े शहरों में आने के बाद हमारे जीवन पे कुछ प्रभाव पड़ते हैं, जो कि अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं। अच्छे ये होते हैं कि हम गांव में हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा था, या मतलब हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे जो कि हम अपना जीवन चला पाएँ। लेकिन हम शहर में पहुंचते हैं, तो हमें वहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है, मतलब गांव से ज़्यादा मिलती है, या छोटे शहर से ज़्यादा मिलती है। लेकिन दुष्प्रभाव ये होते हैं कि जब हम वहाँ रहते हैं, तो हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले किराए पे घर लेना होता है, और जैसे हमें खाने पीने के लिए बाहर टिफ़िन सिस्टम या फिर किसी होटल या ऐसे डिपेंड रहना होता है, या फिर हम पूरा सामान जुटाएं पूरा। तो सामान जुटा कर फिर खाना वाना जब बनाते हैं, और ये सब बातें होती हैं, सर्वाइव करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर जब हम धीरे धीरे करके जब 5 साल 10 साल जब हम लोगों को हो जाते हैं, तो जब हम ठीक तरह से मैनेज करने लगते हैं, तो फिर हम सोचते हैं अपनी फैमिली को वहाँ बुला लें। तो फैमिली को वहाँ सेटल करते हैं। तो एक घर गांव में है, एक घर शहर में भी लेना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके होता क्या है कि गांव से जो सारी जनसंख्या है, वो धीरे धीरे शहर में पलायित होना शुरू हो जाती है, बड़े शहरों में। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं एक बार का किस्सा, कि मैं देहरादून के किसी गांव में गया था। तो वहाँ गांव में मैंने देखा कि मतलब बहुत ही कम लोग थे, और कुछ घरों में ताला लगा हुआ था, और कुछ
घरों में कुछ लोग होंगे जो कि 50 से ऊपर के लोग थे, जिनकी एज 50 से ऊपर थी। तो मैंने वहाँ पूछा कि मतलब यहाँ बहुत शांति है, लोग बहुत कम हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मतलब जो हमारे बेटे हैं, बहू हैं, वो लोग बेंगलोर में जॉब करते हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, फिर वो वहीं सेटल हो गए। कुछ दिन बाद हम भी चले जाएंगे, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं, फिर हम भी चले जाएंगे, यहाँ का देखेंगे, बेच देंगे या किराए पे उठा देंगे हम मकान को। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे मतलब ताला लगा हुआ है घरों में, लोग गांव से निकल कर सब शहर में जा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब पलायित होते जा रहे हैं सारे लोग, जिससे एक प्रभाव और पड़ता है कि खेती पर, जैसे कि मतलब जो लोग खेती करते हैं, फिर उनके बेटे खेती नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने के लिए बाहर आना होता है। अगर आप मान के चलें कि वहीं पे अगर उस तरह के कॉलेजेस या फिर उस तरह की कंपनी हो या फिर उस तरह के ऑफिसेज हों जो जहाँ पर वो जॉब कर सकें, तो जो खेती करते हैं या खेती करवाते हैं वो चीज़ रुकेगी नहीं, वो भी चलती रहेगी साथ में। तो जो खेती पर पड़ने वाले दुष्परिणाम हैं तो वो सामने नहीं आएंगे। अब जब सब लोग बड़े शहरों में आकर रहने लगते हैं तो वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो अगर मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं कि इस समय दिल्ली की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग बाहर के हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और आधे से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट, ये सब दिल्ली में ही पढ़ाई करने आते हैं, ये सब दिल्ली में ही जॉब करने आते हैं। तो जिससे दिल्ली की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। तो चाहे आप यहाँ पे कितने भी फ्लाईओवर बन जाएं, चाहे यहाँ पे कितना भी मेट्रो चल जाए या फिर कितना भी पब्लिक कन्वेंस कितना भी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन उसका कोई ख़ास प्रभाव दिखाई नहीं देता। रोड पे उतना ही ट्रैफिक रहता है, उतना ही पॉल्यूशन रहता है, पानी की दिक्कत रहती है, मतलब और क्राइम रेट भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और एक दूसरा एक मुद्दा ये है कि सेटल होने वाले लोग तो हैं ही हैं जो आके बस जाते हैं, फिर उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आसपास के जो 100 या 150 किलोमीटर की रेडियस में हैं दिल्ली के पास, तो उनको जॉब करने भी दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली में आना होता है। तो एक बहुत बड़ा तबका या बहुत बड़ी जनसंख्या मतलब डेली अप डाउन करती है, मतलब सुबह 5 बजे या 6 बजे अपने घर से निकल लेते हैं, फिर जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब करने के बाद या पढ़ाई करने के बाद अपना शाम को घर लौट जाते हैं। तो उसका होने वाला दुष्परिणाम ये है कि जितना भी पब्लिक कन्वेंस है या ट्रेन, बस या फिर रोड का जो ट्रैफिक है, वो इतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लोग ट्रेन में लटक के जाते हैं, बसों पे लटक के जा रहे हैं, ऑटो में अगर 3 या 4 लोगों की कैपेसिटी है तो उसमें 9 लोग या 8 लोग बैठे होते हैं, और वहाँ पे कोई प्रशासन भी कोई कुछ नहीं करता, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं और क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। जब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पे जेब कतरे और ये सब वारदात बढ़ती चली जाती हैं। तो ये एक और दूसरा साइड इफ़ेक्ट हो गया। अब सवाल ये आता है कि हम इस पलायन को कैसे रोक सकते हैं। डेली अप डाउन करने वाले लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं तो उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसके लिए हम सरकार से ये अपील कर सकते हैं या ये सुझाव दे सकते हैं कि हर 100 या 150 किलोमीटर पर 3 या 4 किलोमीटर का एक स्मार्ट सिटी डेवलप करे, जिसमें हॉस्पिटल, कॉरपोरेट सेक्टर और स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ये सब उसमें होगा। तो जो वहाँ के नज़दीकी लोग हैं तो वो वहाँ उस नज़दीक के स्मार्ट सिटी में जाएंगे, ना कि वो मेट्रो सिटीज़ में आएंगे। तो इससे क्या होगा कि उनका बहुत समय बचेगा, जो अप डाउन का समय है, जिससे वो ज़्यादातर ध्यान अपना पढ़ाई और अपनी जॉब पर भी दे पाएंगे, और उसके अलावा फिर खेती बाड़ी और इन सब में भी अपना मतलब ध्यान दे पाएंगे, जिससे वो खेती बाड़ी से दूर नहीं होंगे। दूसरा, थोड़ा सा सरकार को गांव की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। गांव का जो जनजीवन है उसको थोड़ा मजबूत करना होगा। वहाँ पे लाइट की व्यवस्था या रोड की व्यवस्था अच्छे से कनेक्टिविटी देकर, और दूसरा वहाँ पर होने वाले कुछ जो छोटे बिजनेसेस हैं, जैसे आयुर्वेद से रिलेटेड या फिर जो वहाँ की जो भी है, जैसे गुड़ का हो गया या फिर चीनी, शक्कर,
और वहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं, मतलब इस तरह के जो बिज़नेसेस हैं उनको बढ़ावा देकर और उनमें थोड़ा सा उनके लिए विचार करके, तो वो वहाँ के जनजीवन को थोड़ा सा मजबूत करके उन लोगों को शिक्षित करना होगा और खेती से रिलेटेड वहाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान करनी होगी। तो हमारे सामने दो तरह के सॉल्यूशन निकल के आए। एक तो हम सरकार से ये गुजारिश करें कि हर 100 या 150 किलोमीटर पे स्मार्ट सिटी डेवलप करे। दूसरा ये कि वो गांव का जनजीवन या फिर वहाँ का जो बिज़नेस है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करे। तो इन दोनों चीज़ों के होने से ये पलायन रोका जा सकता है। तो कैसा लगा आपको आज का ये विषय और मेरा सुझाव, या जो मैंने ये मुद्दा रखा? और अगर इसके अलावा अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ जानकारी है तो आप अपने सुझाव मेरी ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं और अपने विचार बताएं, और कोई शिकायत है तो वो भी बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।